हेलो बीएससी सिक्स सेमेस्टर, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है आपके ऑपरेटर्स क्या होते हैं। इनको अब हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम ऑपरेटर्स को भाई पढ़ेंगे। ये हमारे पास टॉपिक है ऑपरेटर कॉन्सेप्ट। तो यार ये हम ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना होगा जिसका नाम है वेव फंक्शन। ठीक है, तो वेव फंक्शन हमें डिस्कस करना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा देख लीजिए। ज्यादा ही डार्क हो गया, इसको हम वेव फंक्शन को डिस्कस करना होगा। तो वेव फंक्शन में क्वेश्चन कैसा आएगा कि व्हाट इज वेव फंक्शन, राइट इट्स कंडीशन इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक। ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में, देखिएगा। तो वेव फंक्शन क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर, मैं आपको पूरा वेव फंक्शन क्या है उसको समझाता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी चलते हैं। सबसे पहले हम आते हैं डी ब्रॉगली पे। ठीक है, डी ब्रॉगली ने क्या कहा भाई। चलो यहाँ दूसरे पेज चलते हैं पहले। तो डी ब्रॉगली ने क्या कहा है ये समझ लो। ये तो आप जानते ही हो कि डी ब्रॉगली ने कहा है कि हर जो ऑब्जेक्ट इस संसार में गति कर रहा है, हर ऑब्जेक्ट जो इस संसार में, इस ब्रह्मांड में गति कर रहा है, उसके अंदर दोनों ही बिहेवियर होते हैं। उसके अंदर वेव बिहेवियर भी होता है। वो एक तरंग की भांति भी व्यवहार करता है और वो एक पार्टिकल की भांति भी, एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो उसके अंदर दोनों ही बिहेवियर होते हैं। भैया कौन सा बिहेवियर ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा, उसको निकालने के लिए डी ब्रॉगली कहता है कि मेरी इक्वेशन यूज करो। तो चलो डी ब्रॉगली की इक्वेशन देख लो। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी याद भी कर लो। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो ये है डी ब्रॉगली की वेव इक्वेशन, जिससे आप क्या कर सकते हो कि जो भी पार्टिकल इस संसार में गति कर रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट इस संसार में गति कर रहा है, उसमें कितना वेव कैरेक्टर होगा, उसमें कितना वेव बिहेवियर होगा, उसको आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। अब अगर मान लेते हैं कि हमने किसी, जैसे एक बॉल है, एक बॉल ले लेते हैं। ठीक है, क्रिकेट बॉल है हमारे पास। ठीक है, हम एक बॉल का वेव बिहेवियर निकाल रहे हैं, उसका लैम्डा हम निकालते हैं, उसका मास रख दिया भैया। बॉल जा रही है, जितने भी ग्राम की होगी, बॉल गति कर रही है, कुछ वेलोसिटी के साथ वो गति कर रही है। मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल जो है वो गति कर रही है। और उसका कुछ मास है, मान लेते हैं 150 ग्राम, आपने यहाँ रख दिया। एच का मान आपने प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू रख दिया, आपने लैम्डा कैलकुलेट किया और लैम्डा बहुत कम आया, 10⁻⁻34 आ रहा है, 10⁻⁻20 आ रहा है इसका लैम्डा। मान लेते हैं बहुत बहुत कम इसका लैम्डा आया। तो जब इसका लैम्डा बहुत कम आया तो आप बोलोगे यार इसके अंदर तो लैम्डा बहुत कम आ रहा है, वेवलेंथ बहुत कम आ रही है। वेवलेंथ बहुत कम आ रही है, इसका मतलब ये जो हमारा बॉल है इसमें वेव बिहेवियर कम है। वेव बिहेवियर इसमें कम है, पार्टिकल बिहेवियर ज्यादा है। मतलब बॉल में वेव की तरह वो व्यवहार नहीं कर रही है, उसमें जो कणीय गुण है, पार्टिकल गुण है, पार्टिकल कैरेक्टर वो ज्यादा है। ठीक है, अब चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए भी आपने यही किया। इलेक्ट्रॉन के लिए भी उसका मास रख दिया, उसकी वेलोसिटी रख दी, उसका एच का वैल्यू रख दिया और हमने लैम्डा कैलकुलेट किया और हमें मालूम चला इलेक्ट्रॉन के लिए जो लैम्डा है वो ठीक ठाक आ रहा है, मतलब मेजरेबल वैल्यू आ रही है। हाँ, आप उसको समझ सकते हो कि हाँ, बोल सकते हो कि यार इतना वेवलेंथ तो होता ही है, एक वेव का इतना वेवलेंथ तो होता ही है। अब उसका वेवलेंथ आ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव बिहेवियर ज्यादा है। क्या ज्यादा है? वेव बिहेवियर। बिहेवियर, वेव नहीं है वो, बिहेवियर है उसके अंदर। वेव का गुण आ गया उसके अंदर, है उसके अंदर दोनों ही गुण। इलेक्ट्रॉन कण भी है, इलेक्ट्रॉन वेव भी है, लेकिन डी ब्रॉगली की इक्वेशन के अनुसार उसमें वेव बिहेवियर ज्यादा है। ठीक है, ओके। अब जरा इस वाले पार्टिकल को देखो, बॉल को देखो, वो पार्टिकल कैरेक्टर है। बॉल ऑब्जेक्ट को देखो तो वो पार्टिकल है उसमें। अब जब किसी चीज में पार्टिकल कैरेक्टर ज्यादा होता है तो उसके सारे गुणों को, सारी प्रॉपर्टीज को, यानी कि आप जैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, उसकी कोई भी दूसरी प्रॉपर्टी है, मोमेंटम है, कुछ भी है, तो आप क्या करोगे, अगर कोई चीज में वेव लेंथ बहुत ही कम आ रही है, बहुत ही कम आ रही है, मेजरेबल नहीं है, मेजरेबल नहीं है, उसमें वेव कैरेक्टर नहीं है, उस मूविंग ऑब्जेक्ट में पार्टिकल कैरेक्टर है, अगर उसमें पार्टिकल कैरेक्टर है तो इसका मतलब ये है कि यार उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी, जो भी प्रॉपर्टीज होंगी, आप उसको, जो फिजिक्स आपने आज तक पढ़ी है बचपन से,
उससे उसके गुणों को निकाल सकते हो। मतलब अगर आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, हाफ mv² से निकल जाएगी। आपने उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, mgh से निकल जाएगी। आप उसकी एक्सीलरेशन निकालना चाहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी से निकल जाएगी। मतलब कि अगर डी ब्रॉगली के अनुसार किसी ऑब्जेक्ट में लैम्डा आपने कैलकुलेट किया और उसका लैम्डा बहुत बहुत कम आया, तो डी ब्रॉगली के अनुसार वो वस्तु एक कणीय व्यवहार दर्शा रही है, वो वस्तु एक पार्टिकल नेचर शो कर रही है, वो एक पार्टिकल है। जैसे मैं हूं, मैं एक पार्टिकल हूं, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट में हाइजेनबर्ग नहीं लगेगा। पार्टिकल है तो उसमें हाइजेनबर्ग नहीं लगता। अगर ऑब्जेक्ट में पार्टिकल बिहेवियर है, ज्यादा पार्टिकल बिहेवियर है, ठीक है, बिग मैक्रोस्कोपिक बड़ा ऑब्जेक्ट है, मतलब मैक्रो मतलब बड़ा, तो अगर जैसे मैं हूं, मैं बड़ा ऑब्जेक्ट हूं, ठीक है, तो अगर वो बॉल भी एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑब्जेक्ट बड़ा है, मैक्रोस्कोपिक है, उसमें डी ब्रॉगली के अनुसार पार्टिकल नेचर है, तो फिर यार उसमें हाइजेनबर्ग नहीं लगेगा। और उस ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज को आप क्लासिकल मैकेनिक्स से निकाल सकते हो। किससे निकाल सकते हो? क्लासिकल मैकेनिक्स से निकाल सकते हैं हम। क्लासिकल मैकेनिक्स जिसको बोलते हैं, उससे हम निकाल सकते हैं सारी प्रॉपर्टीज को। यानी कि जो जो फॉर्मूले आपने आज तक फिजिक्स के पढ़े हैं, उससे निकाल सकते हो। लेकिन अगर मान लो आपने क्या करा, आपने आपने क्या करा, आपने डी ब्रॉगली से उसका वेवलेंथ निकाला और उसका वेवलेंथ ज्यादा आ गया, मेजरेबल आ गया, तो आप बोलोगे भाई इसका तो वेवलेंथ ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब इसमें वेव कैरेक्टर है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट में डी ब्रॉगली के अनुसार वेव कैरेक्टर प्रेजेंट हो गया, ठीक है, अगर आपने डी ब्रॉगली की समीकरण लगाई और उस ऑब्जेक्ट में ठीक ठाक वेवलेंथ आ गई, और वो ऑब्जेक्ट डी ब्रॉगली के अनुसार उसमें अगर वेव कैरेक्टर आ गया, तो उस ऑब्जेक्ट में हाइजनबर्ग लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वहां पे लगना शुरू हो जाता है, अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। और उस ऑब्जेक्ट का हाइजनबर्ग लग गया, इसका मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट का, ऐसे पार्टिकल का जिसमें वेव बिहेवियर भी आ गया है, ऐसे पार्टिकल की आप उसकी पोजीशन और उसका वेलोसिटी एक साथ पता नहीं कर सकते। मेरी पता कर सकते हो पोजीशन, मैं यहां बैठा हूं, मेरी वेलोसिटी भी आप बता सकते हो एक साथ कि वेलोसिटी 0 है और सामने बैठे हैं। लेकिन अगर मैं, मेरे अंदर वेव कैरेक्टर आ जाता, डी ब्रॉगली की इक्वेशन के अनुसार मेरे अंदर वेव कैरेक्टर आ जाता, तो फिर ऐसे में आप मेरी पोजीशन और मेरी वेलोसिटी को एक साथ पता ही नहीं कर सकते। अगर आप मेरी पोजीशन और मेरी वेलोसिटी को एक साथ पता नहीं कर सकते हो, तो फिर आप फिजिक्स के रूल, फिजिक्स के जो सामान्य फिजिक्स है, जो न्यूटोनियन फिजिक्स है, उसके आधार पे आप मेरे गुणों को फिर नहीं निकाल पाओगे। तो इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा ही हो जाता है यार, उसमें डी ब्रॉगली के अनुसार वेव कैरेक्टर आ जाता है, और डी ब्रॉगली के अनुसार वेव कैरेक्टर आ गया तो उसमें हाइजेनबर्ग लगना शुरू हो जाता है। और हाइजेनबर्ग लगना शुरू हो जाता है तो उसकी आप पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को एक साथ नहीं पता कर सकते। पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ नहीं पता कर सकते, तो कोई भी गुण आप पता नहीं कर सकते, कोई भी प्रॉपर्टी आप फिजिक्स वाली इसमें पता नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे पार्टिकल्स का जो कि वेव की तरह व्यवहार करते हैं, ऐसे पार्टिकल्स के आप गुणों को निकालते कैसे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को कैसे निकालते हैं? ठीक है, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे उनकी कितनी भैया काइनेटिक एनर्जी है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, और बाकी एनर्जी, बाकी चीजें क्या क्या हैं। तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो डी ब्रॉगली के अनुसार, जिसमें ठीक ठाक वेवलेंथ है, उसमें हाइजेनबर्ग लगेगा। हाइजेनबर्ग लगेगा तो उसकी वेलोसिटी और पोजीशन को एक साथ पता नहीं कर पाएंगे। अगर हम ये एक साथ पता नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम सामान्य फिजिक्स से, सामान्य जो हमारी फिजिक्स है, उससे हम इसके, जो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स है, उससे हम फिर ऐसे ऑब्जेक्ट की जो कि वेव की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया है, ऐसे ऑब्जेक्ट की हम प्रॉपर्टीज पता नहीं कर सकते। फिर इसकी प्रॉपर्टीज को पता करने के लिए कौन आएगा? इसकी प्रॉपर्टीज को पता करने के लिए एक नया टर्म आता है, हमारा हीरो, जिसको कहते हैं वेव फंक्शन। क्या कहते हैं? वेव फंक्शन कहते हैं। तो वेव फंक्शन अब क्या है? तो वेव फंक्शन ऐसे पार्टिकल्स का, अच्छा, ऐसे पार्टिकल्स को क्वांटम पार्टिकल्स कहते हैं, ध्यान रखना कि भैया जो डी ब्रॉगली के अनुसार जिनमें ठीक ठाक वेवलेंथ है,
हाइजेनबर्ग जिनमें अप्लाई नहीं हो रहा है, जिनकी पोजीशन और वेलोसिटी आप एक साथ पता नहीं कर पा रहे हो, जिनके प्रॉपर्टीज को आप सामान्य फिजिक्स से पता नहीं कर सकते हो, ऐसे पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? क्वांटम पार्टिकल्स कहते हैं। तो क्वांटम पार्टिकल्स जो है ये हमारे क्वांटम पार्टिकल्स हैं और इनकी प्रॉपर्टीज को पता करने के लिए कौन आता है? वेव फंक्शन आता है। तो वेव फंक्शन एक गणितीय, एक ऐसा टर्म है, एक मैथमेटिकल टर्म है जो हमें क्वांटम पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन है उसके उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी उसका प्रॉपर्टीज होगी, जो ऑब्जर्वेबल्स होते हैं, उनको फाइंड आउट करने में हम जिस मैथमेटिकल टर्म का प्रयोग करेंगे उसी मैथमेटिकल टर्म को हम क्या कहेंगे? वेव फंक्शन। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, तो आप इस वेव फंक्शन की डेफिनेशन नोट कर लीजिए कि भैया वेव फंक्शन, कोई वेव फंक्शन क्या होता है? क्वांटम मैकेनिक्स में ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ पार्टिकल, सारी इंफॉर्मेशन किसी पार्टिकल की, जैसे कि इलेक्ट्रॉन किस क्या होती है? विद इन अ मैथमेटिकल क्वांटिटी, एक मैथमेटिकल क्वांटिटी के अंदर समाई होती है, उसी को क्या कहते हैं? वेव फंक्शन कहते हैं। तो सिंपल लिख लीजिए आप कि भैया क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है इलेक्ट्रॉन की, वो या इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स की, या क्वांटम पार्टिकल्स की, या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की, जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक मैथमेटिकल टर्म के अंदर छिपी होती हैं, से निकाली जा सकती हैं, और उसको कहते हैं हम वेव फंक्शन। ठीक है, और इसको हम दर्शाते हैं किससे? साई से दर्शाते हैं। वेव फंक्शन की क्या खासियत होती है? क्योंकि ये एक मैथमेटिकल वैल्यू है भैया, ठीक है, ये वैल्यू है, मैथमेटिकल वैल्यू है ये, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन के सारे इसका एक फॉर्मूला होता है, वो हम अभी आगे देखेंगे। इसके फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये गणितीय मान है, तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज रहती हैं, जैसे कि ये हमेशा कंटिन्यूस होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि भैया हमारे पास ये वेव फंक्शन है और यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए, वो आर दूरी पे है, अब थोड़ा और दूर चला गया, मतलब उसका ये आर चेंज हो रहा है, तो उसका वेव फंक्शन हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए उसका जो वेव फंक्शन है आर के साथ, अगर इस प्रकार से चेंज हो रहा है, ऐसे चेंज हो रहा है, ये डिसकंटिन्यूटी अगर आ रही है, ये आ रही है डिसकंटिन्यूटी, तो वो आपका वेव फंक्शन करेक्ट नहीं है। तो वेव फंक्शन होने के लिए साई कहीं भी टूटना नहीं चाहिए, साई शुड बी कंटिन्यूअस। साई कैसा होना चाहिए? साई का मान हमेशा कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। आप साई को अगर हम डिस्टेंस, कि भैया इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन वेव जो है उसका जो वेव फंक्शन है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इतना दूर है तब वेव फंक्शन निकालो, थोड़ा इधर पहुंचा तब वेव फंक्शन, इधर पहुंचा तब वेव फंक्शन। और ये सारे वेव फंक्शन जो होते हैं, जितने भी वेव फंक्शन आप निकालोगे डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, वो हमेशा क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए, उसमें कहीं पर भी कोई ब्रेक, कहीं पर भी डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा दूसरा ये साई का एक ही मान होता है, साई का हमेशा एक मान होगा एक आर की वैल्यू के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा ये मैंने एआई से उतारा है, तो थोड़ा सा इसमें कुछ इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है। साई का आर की वैल्यू के लिए एक मान होगा। जैसे मान लो ऐसा ऐसा अगर हम ग्राफ बना रहे हैं साई का, तो ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस आर की वैल्यू के लिए साई के यहाँ पे 3 मान आ गए, तो ये गलत है, तो ये बेटा गलत है, तो ये वाला ग्राफ क्या हो गया? गलत हो गया। तो साई का हमेशा एक ही मान होना चाहिए, साई का हमेशा आर की एक वैल्यू पे, ठीक है। साई क्योंकि एक फंक्शन है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है साई, तो आर की किसी वैल्यू पे साई का क्या होना चाहिए? एक ही मान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे साई का एक मान है, यहाँ पे एक मान है, यहाँ पे एक मान है, और कंटिन्यूस भी है, और साई का क्या है? एक एक मान भी है, ठीक है। तो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, एक वैल्यू होनी चाहिए। साई की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होती कभी भी। साई की वैल्यू जो होती है आर के, या आर आर मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, ठीक है। तो साई की जो वैल्यू है वो आर के साथ क्या होनी चाहिए? आर के साथ साथ क्या होनी चाहिए? बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए। न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में जीरो होनी चाहिए, न्यूक्लियस से बहुत दूर इसकी वैल्यू खत्म हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। क्योंकि भैया या तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर तो रहता नहीं है ना, तो बाहर रहता है, या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा। तो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी साई पे निर्भर कर रही है, तो साई यहाँ पर तो जीरो होगा, इस जगह पे कुछ नहीं होगा, और यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहाँ पे जीरो होगा, तो यहीं पे है ना इलेक्ट्रॉन कहीं पे। तो इसलिए साई की वैल्यू जो है वो एक्सट्रीम कंडीशंस पे कभी भी हमेशा क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए, और इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। साई की वैल्यू ऐसे इनफाइनाइट नहीं हो सकती। अगर ग्राफ आपको ऐसा बना के दे रहे हैं तो ये गलत ग्राफ है, ठीक है।
तो ये हमें एक और बात समझनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा साई में नॉर्मलाइजेशन का फंडा भी लगता है। ये नॉर्मलाइजेशन क्या है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी क्या है ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे साई के बारे में। ठीक है, तो साई का मैं आपको यहाँ पे ग्राफ बना के दे रहा हूँ, बस आप नोट कर लीजिए कि साई हमेशा क्या होना चाहिए, नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे साई हमेशा नॉर्मलाइज होना चाहिए, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा एक आनी चाहिए। ये क्या है अगली वीडियो में जरूर समझेंगे, बहुत ही सिंपल चीज है। तो यार ये ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, अगर किसने दे दिया ऐसा ग्राफ, ठीक है, साई का ऐसा ग्राफ दे दिया तो आंसर है नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, किसने साई का ऐसा ग्राफ दे दिया, क्या ये सही है, तो आंसर है नहीं हो सकता। ठीक है, और क्या दे सकते हैं, और किसी ने साई का ऐसा ग्राफ दे दिया आर के साथ, नहीं हो सकता। ऐसा ग्राफ दे दिया आर के साथ तो ये होगा। ठीक है, मतलब ये एक्सट्रीम, मतलब जहां पे न्यूक्लियस के बिल्कुल अंदर और न्यूक्लियस से बहुत दूर साई का मान क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होता नहीं है और न्यूक्लियस से अनंत में भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए वहां पे साई की कोई वैल्यू होगी ही नहीं। ठीक है, साई यहीं कहीं बीच में होगा इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए यहाँ पे साई की वैल्यू होती है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आ गई है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं आई तो जरूर पूछिए। तो ये हम साई के बारे में, वेव फंक्शन के बारे में हमने समझा। अब हम अगली क्लास में ये नॉर्मलाइजेशन, ये सारी बातों के बारे में चिंता मत करिए, आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में ऑपरेटर्स क्या है उस पर चलेंगे और हम आपको आगे टॉपिक पढ़ाते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।